मैं का करूँ सावन को, मोरे सैया तो है परदेस। मेरे बड़े भाई गाते थे और मैं सिलाई का काम करता था, टेलरिंग का। मेरा कोई गाने बजाने से कोसों दूर तो कोई वास्ता नहीं था, लेकिन मेरे भाई की डेथ होने के बाद में मुझे ये जिम्मेवारी दी गई कि अब आपको वो बन के बताना है। आप इस लेवल पे रियलिटी शो में रहने के बाद आप इंडस्ट्री में वैसे लेवल पे क्यों काम नहीं कर पाए? इतनी अच्छी आवाज़, इतनी अच्छी गायकी। वेलकम टू सुर स्टोरीज। और आज के हमारे गेस्ट हैं मोहम्मद रमज़ान गुरुजी। आज जानेंगे इनकी सुर की कहानी, इनकी ज़ुबानी। शुरू से शुरू करते हैं। म्यूज़िक कहाँ से आया आपकी लाइफ में? वैसे तो घर में मेरे वालिद साहब गाते हैं, विरासत में मिला है। मेरे बड़े भाई गाते थे और मैं सिलाई का काम करता था, टेलरिंग का। मेरा कोई गाने बजाने से कोसों दूर तो कोई वास्ता नहीं था, लेकिन मेरे भाई की डेथ होने के बाद में मुझे ये जिम्मेवारी दी गई कि अब आपको वो बन के बताना है। म्यूज़िक मेरे म्यूज़िक भाई लेके चले गए हैं तो वो तो चले लेगेसी गए, कैरी करनी है वो अब वाली। आप उनकी जगह आपको म्यूजिक संभालना है। कितने भाई बहन हैं थे आप लोग? हम 6 भाई थे। अच्छा। तो मुझसे बड़े थे, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मुझे ये, मैं सिर्फ रफ़ी साहब के गाने गाता था शौकिया तौर पे। सिलाई का, टेलरिंग का काम करता था और गाने सुनता था रफ़ी साहब का। ऐसे करते करते मुझे शौक़ लगा, फिर मैं गाने लगा रफ़ी साहब के गाने। उसके बाद में शोध वगैरह करने लगा, तो उसके बाद में मुझे मेहंदी हसन साहब को सुना मैंने। तो उनका गाना मुझे पहले तो समझ में नहीं आया, उसके बाद में मैंने एकदम डीपली उनका गाना सुना तो फिर मुझे वो बहुत अच्छे लगे। तो फिर मैंने उनको सुना। उनको सुनने के बाद में और मेरे गाने में जो निखार आया, फिर उस्ताद आमिर खान साहब, उनको सुना, उनकी बंदिशें वगैरह। तो फिर थोड़ा बहुत क्लासिकल भी मैं गाता हूँ, उनकी बंदिशें वगैरह। तो उनको सुन सुन के मुझे थोड़ा अच्छा लगा। मैंने सीखा कम है, सुना ज़्यादा है। अच्छा। सुनने से बहुत मुझे कुछ हासिल हुआ है कि गाना कैसे गाया जाता है, क्या फील होती है, सुर का लगाव कैसा होता है, वो मेहंदी हसन साहब और आमिर खान साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब, उनसे मिला है। मतलब सुनना ज़रूरी हाँ, है। सुनना। आप किसी से भी सीखो, लेकिन अच्छे लोगों को सुनो। सीखने से ज़्यादा सुनने में बहुत फर्क पड़ता है। कानसेन वाली स्टोरी आपने हाँ मेरे को बताई थी। कानसेन होना ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे लोगों को सुनो, वो भी एक समझ होनी चाहिए कि किसको सुनना चाहिए। तो मैंने अच्छे लोगों को सुना, मेहंदी हसन साहब, आमिर खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब, रफ़ी साहब, लता मंगेशकर, ये मेरे आइडल हैं। इनको सुन सुन के ही मैंने, जो मेरे गाने में जो कुछ थोड़ा बहुत गाता हूँ, वो गाना है वो उनके सुनने से ही वो मुझे असर आया उनका। वाह, क्या बात है। मैं एक चीज़, जब से मैं आपको सुन रहा हूँ, जब से सुन रहा हूँ तब से मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, बहुत कांस्टेंट है आपकी आवाज़। कांस्टेंट मतलब हमारे साथ क्या होता है, मैं भी गा लेता हूँ थोड़ा बहुत आप तो गाता मैं तो अच्छा गाता, गा क्या लेता गाता। तो ये देखता हूँ कि भाई अगर हमने थोड़ा भी रियाज़ छोड़ा, तो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया हमारे गाने में। कोई गाना जो हम आज गा पा रहे हैं, अचानक से कुछ दिन रियाज़ छूटा, वो गाना 10 दिन बाद नहीं गा पाते। बट आपके साथ ऐसी चीज़ देखता हूँ मैं, आप हमेशा आपसे कोई भी गाना सुनो, सो के उठ के भी मैं जो आपको बोलता हूँ गुरुजी ये गाना सुनना है, तो भी वैसा ही साउंड करता है। तो आपने किस तरह का रियाज़ किया? क्या दिनचर्या कैसा रहता है आपका, जो ऐसा मेंटेन्ड वॉइस रहता है? मेंटेन वॉइस का है कि रियाज डेली करता हूँ। अगर आप म्यूजिक को एक दिन छोड़ेंगे तो वो आपको 7 दिन, एक हफ्ता छोड़ेगा। तो गले को मेंटेन रखने के लिए आपको रियाज बहुत ज़रूरी है।
कितने घंटे रियाज करते हैं? कम से कम 2 घंटा तो सुबह सुबह होना चाहिए। सुबह उठ के सबसे पहली रूटीन रियाज? रियाज 2 घंटे कर आप जब वर्जिश भी करते हाँ थे? वो भी करता हूँ ना। तो जब भी वो आदमी फिट रहेगा तब भी गाएगा। और जब तक सांस है जब तक आदमी गा सकता है। सांस का भी तो हिसाब मामला बनाना पड़ता है। बिल्कुल। तो आपको कहाँ से ऐसा लगा? आपने मेरे को बताया था कि आपने शायद से बड़े गुलाम अली खान साहब को देखा कि वो भी हाँ, पहलवानी करते मेहंदी हसन साहब या बड़े गुलाम अली खान साहब ये सब लोग पहले पहलवानी किया करते थे। अच्छा। तो जब तो उनका इतना सांस था। मेहंदी हसन साहब 84 ईयर्स में गए हैं, तो वो जब तक गाते थे। और उनकी जो गज़लें हैं उनका आप मुखड़ा देख लिए कि कितना बड़ा बड़ा होता है, लेकिन सांस बहुत चाहिए उनमें। लेकिन वो उन्होंने पहलवानी की है पहले। ओह, पहले पहलवानी करते थे, उसके बाद में रियाज गाना जब वो इतना लंबा उन्होंने गाया 84 ईयर्स तक वो गाते हुए गए हैं। जब मरे थे, जब डेथ हुई उनकी, 1-2 साल वो बीमार हुए थे, लेकिन 82 साल तक उन्होंने गाया। तो रियाज करना ज़रूरी है। तो रियाज के साथ मेरे को ऐसा लगता है कुछ ऐसी चीज़ करनी ज़रूरी है जिससे आप हेल्दी रहें, सांस आपकी बरकरार रहे, उस लेवल पे रहे। सुबह सुबह रियाज ज़रूरी है। उसके क्या गला खुलता है। जो सुरतियाँ हैं, रात को अपन सो के उठते हैं तो गला भारीपन रहता है ना। जब रियाज करेंगे तभी गला सही होगा। आप एक रियलिटी शो के विनर भी रह चुके हैं। हाँ, सारेगामापा का मेगा फाइनलिस्ट हूँ। मैंने बहुत यूट्यूब पे सर्च किया बट वो शो यूट्यूब पे नहीं है शायद। नहीं, तो आपकी चैनल वालों से बात नहीं हुई? 2005 के जो बात की है ना वो है। अच्छा। उस वक्त हमारे टाइम में गजेंद्र सिंह डायरेक्टर था। अच्छा। तो उसके बाद में वो दूसरा आ गया कोई डायरेक्टर, तो फिर वो जो पहले हुए थे वो नहीं है। अच्छा। तो वो जर्नी कैसी रही? वो आप सारेगामा वो राजस्थान से जर्नी सारेगामा ऐसी रही कि मेरे गांव में मेरा बैंड की दुकान है। बैंड समझिए ना, बैंड। बैंड मतलब वो शादियों में? शादियों में बैंड बजाते हैं वो। उसका दुकान था हमारा बैंड का। तो मैं सोचता था सारेगामा जब भी आता था तो डेली देखता था। सोनू निगम उसमें एंकर था। अच्छा। तो मेरे भी बहुत ज़्यादा है कि मैं भी जाऊँ उसमें, चाहे एक ही एपिसोड में आके दिख जाऊँ, लोगों को पता चला अभी मैं गा के आया मैं सारेगामा में। इतना उसका उस वक्त बहुत बड़ा चरम था। तो मैंने कोशिश की 2 गाने रिकॉर्ड करके मैंने भेजे सारेगामा में। तो पहले ऐसे होता था क्या? हाँ, कैसेट भेजना पड़ता था। अच्छा। तो कैसेट भेजा था। उसके बाद में 98 जनवरी में मेरा ऑडिशन हुआ। कैसे हुआ ऑडिशन? जाना पड़ा या फिर मुझे वहाँ पे लेटर आया कि आपका ऑडिशन है, मुंबई आना है आपको। तो मैं 98 जनवरी को यहाँ ऑडिशन देने के लिए आया। तो ऑडिशन मेरा हो गया। उसके बाद में मई में मतलब 2 साल के बाद में मेरे पास कॉल आ रहा है कि आपको आना है 98 में दिया आपने? हाँ, और सन 2000? हाँ, अच्छा। 2000 2 साल के बाद? 2 साल बाद में मेरे पास कॉल आया कि आपको मुंबई आना, आपकी शूटिंग है। तो फिर यहाँ आए, फेमस स्टूडियो महालक्ष्मी, वहाँ पे शूटिंग हुई। क्वार्टर फाइनल मैंने जीता। अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन जज थे। उसके बाद में सेमीफाइनल 4 लड़कों का था। जो 4 लड़के क्वार्टर फाइनल जीत के आए उनका 4 का एक सेमीफाइनल होता है। तो उसमें 4 में से मैं वो जीत गया। वाह। उसके बाद में फाइनल में बप्पी लहरी, एस जानकी। वहाँ पे एक लड़का था इंद्रनील चक्रवर्ती। अच्छा। अब उसका नाम है सोहेम चक्रवर्ती। फाइनल का विनर बन गया वो। मैं फर्स्ट रनर अप। अच्छा, फर्स्ट रनर अप आप रहे। और एक राजस्थान का मुकेश बागड़ा करके और था। अच्छा। वो भी था। तो 3 हो गए। 3 विनर्स मतलब विनर वो गए? विनर वो हो गया सोम चक्रवर्ती। हाँ, आप और रनर अप? फर्स्ट रनर फर्स्ट रनर अप आप हो वो गए। सेकंड रनर अप। अच्छा। कौन? मुकेश बागड़ा। ये फाइनल हो गया। उसके बाद में 2001 में मेगा फाइनल हुआ बेंगलोर में। इस फाइनल के बाद फिर से? हाँ, वो मेगा फाइनल। अच्छा। जो फाइनल में पहुंचे हैं उनको मेगा फाइनल में बुलाया था। अच्छा। तो मैं फाइनल में पहुंचा था। हाँ। फर्स्ट रनर अप था। तो उसमें उसको नहीं बुलाया था, इंद्रनील चक्रवर्ती को। फाइनल से मुझे ही बुलाया था। अच्छा। तो 3 जन बचे सिर्फ?
तो और जो पहले हो चुके थे फाइनल मेरे से पहले, उनको भी बुलाया था। तो ऐसा करके 12 लोग थे। 12 लोग थे, अच्छा। तो 12 लोगों का 3 सेमी मेगा फाइनल हुआ। उनमें से एक उन आना था, 3 को बाहर होना था। अच्छा। तो मेरे साथ 4 लोग थे। तो वो सेमी मेगा फाइनल मैंने जीता, मैं मेगा फाइनल में पहुंच गया। और 2 लोग और आ गए। ऐसे करके फाइनल मेगा फाइनल में 3 हम पहुंचे, 3 ही लड़कियां पहुंची। तो उसमें भी मैं रनर रहा था। उसमें उस्ताद अमजद अली खान साहब, ओपी नैयर, कविता कृष्णमूर्ति और बपी लहरी पे था, रविंद्र जैन, एस जानकी, ये सब लोग थे। तो उसमें मैं मेगा फाइनल में फर्स्ट रनर अप रहा था। अच्छा। 2001 बेंगलोर पैलेस में। 2000 में आप उधर रनर अप रहे, जो 4 लोग पहुंचे थे वहाँ। फिर 2001 में फिर से जो मेगा फाइनल हुआ उसमें भी आप रनर अप रहे। उस दौर में जो भी रियलिटी शो में जो लोग भी रहते थे, जैसे पहले सुनिधि चौहान भी शायद रियलिटी शो से आई हैं, श्रेया वो घोषाल। मेरी आवाज सुनो, अच्छा। DD1 पे आता था। अच्छा, उससे आई है। उससे आई है 95 सोनू निगम में। भी किसी रियलिटी शो में थे, एज अ कंटेस्टेंट रहे हैं, वो एंकर हैं। सारेगामा में। उस टाइम के जो भी विनर्स थे सब कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में हैं। आप इस लेवल पे रियलिटी शो में रहने के बाद आप इंडस्ट्री में वैसे लेवल पे क्यों काम नहीं कर पाए? इतनी अच्छी आवाज़, इतनी अच्छी गायकी। इसका कारण ये है कि एक तो मैं सबसे घर में सबसे बड़ा हूँ, गार्जियन था, और खुद का गांव में धंधा बैंड का। तो मैं यहाँ रुका नहीं, मुंबई नहीं जैसे रह पाए। शूटिंग हुई चला जाता, मुंबई रह नहीं पाया। मुंबई रह नहीं वो पाए। कारण है। यहाँ पे अगर रहता तो बहुत कुछ कर सकता था। परिस्थिति। घर की परिस्थिति समझ लो। अब 2 भाइयों की डेथ हो गई, तो घर में सबसे बड़ा मैं था, और घर में धंधा था बैंड का, तो वो घर भी मुझे देखना है। संभालना था। तो इसलिए जैसे ही शूट हुई मैं राजस्थान चला जाता। ये हुआ। उसके बाद में 2003 में मुझे और बुलाया था गजेंद्र सिंह ने। एपिसोड, उसमें कोई क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल फाइनल कुछ नहीं था। उसमें एपिसोड ज़्यादा जीतना है। अच्छा। तो उसमें मैंने 2 एपिसोड जीते थे। उसमें था वो, कोई नाम भूल गया मैं, घोषाल था, यहाँ पे टोपी लगा के रखता था। अच्छा। वो जीता था। उसके बाद में फिर राजस्थान चला गया। उसके बाद में गजेंद्र सिंह का एक शो आया था सोनी टीवी पे, वार परिवार, 2008 में। उसमें मैंने इसलिए हिस्सा लिया कि मुनव्वर और वो मेरे भाई का लड़का तनवीर, उनको उसमें गवाना था। अच्छा, वो फैमिली वाला एक फैमिली था, एक साथ 3 लोग। अच्छा। वार परिवार। तो मैंने अनुज जी को फ़ोन किया। तो अनुज जी ने बोला कि ठीक है, आपका तो रमजान भाई आप तो गा चुके हैं, अपने बच्चों का ऑडिशन फ़ोन पे दे दो, गाना सुना दो मुझे। तो मैंने मुनव्वर का, तनवीर का, उनको गाना सुनवाया। तो उन्होंने बोला कि ठीक आ जाओ। तो वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी वाइल्ड कार्ड एंट्री। अच्छा। 2008 में RK स्टूडियो में शूट हुआ था। तो उसमें कहाँ तक गए, उसमें क्या हुआ? उसमें 2 एपिसोड आए थे। हमारा गाना बहुत अच्छा हुआ, मोरा सैया है तो है। वो मैंने देखा यूट्यूब पे। तो वहाँ पे मतलब तहलका मच गया यार, बहुत अच्छी फैमिली आई है। अब आई है कोई टक्कर की फैमिली। ये राजकुमार रिजवी ने, और एक खांडेलकर फैमिली थी, बहुत कुछ लोग थे। सब ने बोला यार बहुत अच्छा गाया। लेकिन उसमें भी एक हमारे राजस्थान के थे, अली गनी, वो उनके साथ हमारा कंपटीशन हो गया। अच्छा। तो फिर उनको देना उचित समझा उन्होंने, उनको अंदर रखा, हम बाहर हो गए वोटिंग के द्वारा। अच्छा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, वही हमारे ही थे, वो कोई दूसरे नहीं थे। लेकिन मुझे तो सिर्फ बच्चों को प्रमोट करना था, मुनव्वर और तनवीर को। तो वह हमारी एक ही एपिसोड में मतलब लोगों ने बहुत तेल का मजा, यार बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छा गाना नहीं गाया। वो देखा है मैंने यूट्यूब पे, बहुत बढ़िया गाया हुआ है। बहुत अच्छा गाया। उस वक्त वो गाना पहले किसी ने नहीं गाया था। अच्छा, हमसे नुसरत पहले। फतेह खान साहब का है। हाँ, लेकिन अब एक गाने को 3 लोगों में डिवाइड करके गाना, तो उसमें 20 में से 18.5 पॉइंट मिले थे हमें। वाह। कुमार शानू, उदित नारायण, रवि शेरगिल ने बहुत अच्छे। इसका मुखड़ा सुनने मिलेगा? क्यों थोड़ी नहीं लालच मिलेगा? बढ़ती जा रही है।
मोरे सैया तो है परदेस, मैं का करूँ सावन को, मोरे सैया तो है परदेस। बहुत बहुत बढ़िया। तो गुरुजी आप बहुत सारे रियलिटी शोज में जा चुके और कहीं ना कहीं विनर और रनर बन रहे थे। उस वक्त के रियलिटी शो में और अभी के रियलिटी शो में आपको क्या डिफरेंस लगता है? क्या होना चाहिए अभी और क्या नहीं होना चाहिए अभी? आपको क्या लगता है? डिफरेंस ये है कि पहले एक स्पॉन्सर होते थे और जो डिजर्व करता है सिंगर वही आता था, जज का डिसीजन होता था। अभी सब वोटिंग का है, वो तो कमाई का जरिया एक है कि जिसकी ज़्यादा वोटिंग हो रही है उसको रखते हैं। सही ऐसा आ बात रहा है। है ना। बिल्कुल। अच्छे गाने वाले बाहर हो रहे हैं, जो अच्छे नहीं गा रहे हैं उनकी वोटिंग हो रही है, वो जीत रहे हैं। जो ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव है वो Active ज्यादा है, लोगों से अपील कर पा रहा अपील है। कर पा रहा है। हाँ, वो एक फर्क है। हमारे टाइम में बड़े बड़े जज होते थे, उस्ताद अमजद अली खान, ओपी नैयर, बप्पी लहरी, रविंद्र जैन, उनके सामने गाना, और 5-5 राउंड्स होते थे। गाना अगर कहरवे का है तो उसको दादरे में गाना है, ओह। रिदम चेंज करना ऑन द स्पॉट स्टेज पे। तो एक आप कुछ ऐसा करके बता सकते हैं? एक बात बोल रहा हूँ। कुछ ऐसा कोई गाना, कोई ऐसा गाना जो जिसको मान लीजिए एक सिर्फ मुखड़ा या सिर्फ 2 लाइन, ठीक है, मान लीजिए वो कहरवा में है गाना और उसको हम फिर दादरा में गाएं, तो आपको कुछ रिदम जैसा चाहिए तो मैं ऐसा मोबाइल में लगाता हूँ। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से। अब इसी को हाँ कह कहरवे में। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से। क्या बात है, लंबा करना पड़ता है ना, 2 मात्रा बढ़ गई ना, वाह क्या बात है। 6 से 8 हो गई ना। बिल्कुल। गलत तो नहीं है। नहीं नहीं भैया, आप ये सवाल अब 2 मात्रा को कैसे खपत में एडजस्ट करना है ना, क्या वो बात है। है। तो ये ऐसे चैलेंजेस होते थे। हाँ, ये स्टेज पे आजकल तो लगता है रिकॉर्डेड भी चल रहा है। आजकल तो पहले सब तैयारी होता ना, गाते ही रिकॉर्ड करके सिर्फ माइक। मुझे ऐसा लगा है इतना अच्छा नहीं गा सकते हैं जैसा चल रहा है, सब रिकॉर्डिंग करते हैं।
मुझे ऐसा लगा है, मुझे भी लगा है। ये बोल रहा हूँ मैं। सही बोल रहे हैं, मेरे को भी ऐसा लगा कि हाँ, सब रिकॉर्डेड है कहीं ना, recorded। सारा एपिसोड्स तो नहीं लेकिन कुछ 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 एपिसोड कुछ रिकॉर्डेड है, होते हैं, तो पता ये बोल चलता है, रहा और वॉइस टोन से भी पता चल जाता है कि वो पता चल रिकॉर्डेड। जाता ना, मैं तो बोला इतना ठीक है, लाइव इतना क्लियर मैं समझता हूँ शायद बहुत मुश्किल है यार। बिल्कुल मुश्किल है। इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो है, लेकिन बहुत सारे लोग उनको जानते नहीं हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा किसी भी दौर के की ऐसी सिंगर या के कोई ऐसे सिंगर, मेल या फीमेल कोई भी हो, जो आपको लगता है कि और फेमस होने चाहिए थे, लोग उनको जानने चाहिए थे, कोई ऐसे सिंगर का नाम और उनका कोई गाना, 2 लाइन प्लीज। एक सिंगर है उषा तिमुथी, अच्छा, बहुत अच्छी सिंगर है। वो आगे आ नहीं पाई या कुछ लोगों ने आगे आने नहीं दिया, ऐसा भी है, सुनने को मिला है कि ऐसा है। तो बहुत अच्छा गाती थी। उनका एक गाना है, जब जब बहार आए और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। तो अच्छे गाने गाए थे, लेकिन कोई कारणवश ये गाना तो जब ने गाना गाया जब जब बाहर आई हो, तो बहुत फेमस गाना है। सही, ये गाना रफ़ी साहब ने भी गाया है, उषा तिमुथी ने गाया है और उषा मंगेशकर ने भी गाया है। पिक्चर में 3 लोगों ने गाया है। तो तीनों सेपरेट है या एक साथ अलग अलग है, अलग अलग वर्जन है? अच्छा, रफ़ी साहब का तो अलग है। हाँ, और जब वो पिक्चर में हीरोइन है वो छोटी होती है, जब वो उषा तिमुथी गाती है, बड़ी अच्छा, होने के बाद उषा मंगेशकर गाती है। ऐसा वो गाना 2-3 दफ़ा है पिक्चर में। अच्छा। भारत भूषण की पिक्चर थी, बहुत अच्छी पिक्चर थी, ब्लैक एंड वाइट, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का मेरा 1967 की पिक्चर है। ये वाली चीज मेरे को आपके बारे में पता है कि आपको डेट टाइम सब कुछ याद रहता है। तो इसी बेसिस पे मैंने एक चीज सोची है, मैं आपको किसी भी गाने का एक धुन या फिर उसका इंट्रो कुछ ना कुछ सुनाऊंगा, ठीक है? आपको उस गाने का डिटेल्स देना है मेरे को, लाइक कौन म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, लिरिसिस्ट कौन है, कौन से साल में आया, जरूर याद होगा। ठीक है? तो एक छोटा सा गेम है आपके लिए। और हाँ, एक और शर्त है, वो उस गाने का मुखड़ा या अंतरा एटलीस्ट 2 लाइन तो आपको सुनाना है, ठीक है? जरूर। आते जाते जो मिलता है अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे अच्छा लगता है। ओ मेरे प्यार में तेरे इंतजार में, ओ मेरे प्यार में तेरे इंतजार में। फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा, संगीतकार अन्नू मलिक, गीतकार समीर, सिंगर सोनू निगम। वाह। नेक्स्ट, ये आपके बहुत ही फेवरेट हैं जिनका बज रहा है। मेहंदी संसार, रंजिश ऐसे ही है क्या? क्या लगा है? रंजिश से दिल ही
के लिए रंजिश ही से फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही से मेहंदी हसन साहब और गीतकार अहमद फराज और संगीतकार नाशाद निसार बज़मी। हाँ निसार बच्चन। ठीक है, नेक्स्ट सॉन्ग। क्या गाना लिखा है यार। हम तो समझे थे, हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, बारहा ऐसे सवालात पे रोना, बारहा ऐसे सवालात पे रोना, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना। फिल्म का नाम हम दोनों 1961 की पिक्चर है ये। संगीतकार जयदेव, गीतकार साहिर लुधियानवी और सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब। राग गारा पे आधारित ये गाना है। इंसाइक्लोपीडिया है यहाँ पे इस म्यूजिक का। ओके, नेक्स्ट सॉन्ग। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। 1962 की पिक्चर है अनपढ़। संगीतकार मदन मोहन साहब, गीतकार राधा मेहंदी अली खान। ठीक है, नेक्स्ट। बन गया। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। फिल्म चौदहवीं का चांद टाइटल सॉन्ग 1960 की ये पिक्चर है। संगीतकार रवि, गीतकार साहिर लुधियानवी, हीरो गुरुदत्त और वहीदा रहमान। अच्छा, हीरो हीरोइन गायिका मोहम्मद रफ़ी साहब।
गायक। लिरिसिस्ट शकील। अच्छा, शकील बुदानी, सॉरी। हाँ हो जाती है, गलतियां होती हैं, बड़े लोगों से भी गलतियां होती हैं, हाँ, ये हो गया शकील बट बुदानी। ही इज एन इंसाइक्लोपीडिया। इनसे कोई भी सवाल आप करोगे म्यूजिक से रिलेटेड, पुरानी कुछ जैसे रैंडम अगर कुछ भी, तो उसकी तारीख, उसका समय, उसका मंथ सब उनको पता है। अभी लास्ट आप मुंबई कितने तारीख को आए? 14 फरवरी को। 14 फरवरी को आए। सारेगामा मेगा फाइनल जब हुआ, उसके बाद मुंबई कितने साल के बाद आए और कब आए थे? फिर भी मंथ भी बता दिए, डेट तो छोड़ दीजिए फिर। 8 साल बाद 7 सितंबर 2008 को आया हूँ। भाई साहब, 7 सितंबर 2008 को मुंबई में आया हूँ रहने के हिसाब से। वाह क्या बात है। सारे जनरेशन्स को सुनते आ रहे हैं। अभी अरिजीत सिंह का भी आप गाना जरूर सुनते होंगे, हाँ, सबको सुनते हैं, है ना? अच्छा बिल्कुल गाता सुनते है। हैं, है ना? तो मेरा पॉइंट है कि वो जो दौर था, लता जी का, रफ़ी साहब का, किशोर दा का, मुन्ना डे साहब का, इन लोग का जो दौर था, उस दौर में, और अगर 90s के बाद का जो अभी दौर है, मतलब सोनू निगम लोगों के बाद का जो दौर है, उसमें क्या डिफरेंस आया और क्या आपको लगना चाहिए कि वो पुरानी चीज़ वैसी ही चलती आनी चाहिए थी, वो चेंजेस नहीं होते तो म्यूजिक का स्टैंडर्ड और ऊपर होता? क्या लगता है ऐसा आपको? मुझे ये लगता है कि जो पहले के गानों में जो मेलोडी थी हम्म या लिरिक्स थे, हम्म उसके कुछ मीनिंग्स होते थे, अभी मायने आपको होते अभी थे। के जो लिरिक्स है उसमें कमियां नजर आती हैं? कमी आती है, और गानों में वो जो मेलोडी, मेलोडी नहीं है, वो कॉम्पोजिशंस। कंपोजिशन ऐसी बन रही है, कानों को थोड़ा अच्छा लगना चाहिए तो उसका पहले। रीजन क्या लगता है आपको कि समय की कमी है लोगों के पास इसलिए ऐसा कर रहे हैं, या फिर क्या ये क्या समय रीजन हो की सकता कमी है? थी, वो अब जनरेशन ऐसी हो गई, ऐसा सुनना पसंद कर रहे हैं, तो म्यूजिक डायरेक्टर भी क्या करे। उनको माल बेचना, वो बिकना चाहिए ना, लोगों को पसंद आना चाहिए। वो कुछ भी बना रहे हैं, वो कुछ भी बिक रहा है, तो वो चीज़ है। अब पहले के टाइम में लोग अच्छा बनाते थे, अच्छा सुनते थे, अभी लिरिक्स भी राइट आजकल थे। भी बहुत सारे ऐसे गाने जो बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, अभी है, जैसे अरिजीत सिंह बहुत अच्छा गा रहा है, हर तरह के हर गाने गा तरह के रहा है, गाने, यस, वर्सटाइल सिंगर है, क्लासिकल भी बहुत अच्छा गा रहा है। बिल्कुल तो वो, उसको लोग सुनते हैं, बिल्कुल। उसको आज की जनरेशन, जवान भी सुन रही है, बूढ़े लोग भी सुन रहे हैं। कई कई गाने अच्छे आए हैं, जैसे संजय लीला भंसाली के 2-3 पिक्चर में गाने हैं, हाँ वो गाने वो अच्छे हैं, वो सबको पसंद आ रहे हैं। बिल्कुल। क्लासिकल संगीत का क्या इम्पोर्टेंस है बॉलीवुड में? मतलब कितना इम्पोर्टेंट है क्लासिकल संगीत सीखना? बहुत अगर ज़रूरी है। मतलब अगर आप कुछ भी गाओ, लेकिन जो नींव है वो मजबूत होनी चाहिए, वो क्लासिकल बेस ज़रूरी है सीखना। ऐसा जब कह भी रहे थे आप, किशोर दा क्लासिकल नहीं जानते थे, उन्होंने ऐसा बोला। वो जानते थे, मेरे हिसाब से उनका खानदानी काम था। उनके बड़े भाई के अशोक कुमार भी गाते थे, लेकिन उनके घर में तो म्यूजिक था ना, वो सुन सुनने आप को तो मिला है ना, समझ ये रहे हैं, बोल रहा एक माहौल, हूँ। एक माहौल उससे मिलता है उन्होंने ना। सीखा, समझ गया, डायरेक्टली नहीं सीखा बट वो डायरेक्ट माहौल से सीखा। माहौल से सीखा है। बंगाल के थे, गांगुली थे, हाँ, तो अशोक कुमार खुद गाते थे। अच्छा। और फिर किशोर दा ने और अच्छा थोड़ा गाया वो, प्लेबैक प्ले, सिंगिंग हाँ, तो प्ले सिंगिंग बहुत अच्छी की उन्होंने। और एक खूबसूरत तरीके से जो अशोक कुमार ने जो गाने गाए थे उस वक्त, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन गानों को गाया, पेश किया। तो अच्छे, क्लासिकल सिंगिंग, क्लासिकल सीखना बहुत बहुत ज़रूरी, ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी तो है। आज के जो सिंगर्स हैं, मेरे जैसे या मेरे से जो और जूनियर्स हैं, जो म्यूज़िक में अपना करियर करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे उनको आप? संदेश यही है कि अच्छे लोगों को सुनो भाई। आप किसी को भी गाओ, वो कोई बात नहीं, लेकिन पुराने सिंगर जैसे रफ़ी साहब, लता मंगेशकर, किशोर दा, ये अच्छे सिंगर थे और अच्छा गाते थे। गाने में एक फील, अगर गाने में फील पैदा करनी है तो रफ़ी साहब, लता जी, किशोर दा, इनको सुनना पड़ेगा। और आज का वक्त है, जैसा म्यूजिक डायरेक्टर गाते हैं वैसे वैसा गाना ही पड़ेगा, जैसा पब्लिक पसंद करती है आज के जनरेशन, और जनरेशन के हिसाब से म्यूजिक डायरेक्टर गाना बनाते हैं। लेकिन मेलोडी होनी चाहिए, कानों को थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल सही कह और रहे हैं। क्लासिकल जरूर सीखना चाहिए। अब अरिजीत इतना अच्छा गा रहा है, इतने टाइम से अभी
गा रहा है, कोई सिंगर आसपास भी नहीं है, लेकिन उसने वर्सेटाइल सिंगर है, क्लासिकल सीखा है, क्लासिकल भी कितना अच्छा गा रहा है। तो मैंने क्लासिकल दो बेस तीन होना गाने, बहुत हाँ, जरूरी है। क्लासिकल बेस होना जरूरी है उसमें। आप फिर आप कुछ भी गाओ ना, वो कोई बात नहीं है, जैसा म्यूजिक डायरेक्टर बोल रहा है उस हिसाब से गाओ, लेकिन क्लासिकल बेस होना जरूरी है। वो नींव अगर मजबूत है तो हम अपन फाउंडेशन खड़ा कर सकते हैं, नींव कमजोर होगी तो। पहले के जो गाने होते थे वो कहीं ना कहीं क्लासिकल राग या इनसे हाँ, राग बेस्ड गाने। राग बेस पे ही होते थे गाने। कोई भी गाना देखो, वो सब रागों पे ही होते थे। म्यूजिक डायरेक्टर उस हिसाब से ही बनाते थे, राग लेते थे, तो राग बेस का गाना होता था, तो वो थोड़ा कानों में अच्छा लगता था, एक मेलोडी होती थी, फिर अच्छे सिंगरों से गाना उसमें, फिर वो फील, तो लोगों को अच्छा लगता है। वैसी तैयारी, वैसा हाँ, जैमिंग, वैसे, साथ बैठ के हाँ, रिहर्सल हो रहा है। वैसे हो रहा, मतलब 15-15 20-20 दिन एक एक गाने को, मतलब रियाज अभी तो एक करते दिन में थे, ही सब एक दिन में निपटाना सब पड़ता कुछ है। हो रहा, निपटाना पड़ता है, ऐसा बोल रहा हूँ। अब क्या क्या गाने गाए हैं रफ़ी साहब ने, लता जी ने तो वो बहुत मेहनत की उन्होंने। एक एक गाने को 10-10 15-15 दिन तक म्यूजिक डायरेक्टर रिहर्सल करवाते थे, जब जाके वो रिजल्ट, फिर लाइव गाना था। अभी थोड़ा ये मुखड़ा गा दिया, फिर अंतरा गा दिया, वैसा थोड़ी है। मतलब क्लासिकल म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप म्यूजिक कंटिन्यू करना चाहते हो, म्यूजिक में अपना करियर देख रहे हो, तो क्लासिकल संगीत सीखें, एक अच्छे गुरु को पकड़ें और सुने, अच्छे लोगों को सुने, जैसा गुरुजी ने बताया, लता जी को सुने, रफ़ी साहब को सुने, और भी जितने ऐसे बड़े जो सिंगर्स अच्छे रहे हैं गाते हैं, अच्छे उनको लोगों सुने, को सुनो। उनको सुने एंड सीखें। सबसे इम्पोर्टेंट वो है। सीखें। तो गुरुजी, मैं ये एपिसोड खत्म होने के पहले मैं चाहूँगा कि एक कोई ऐसा गाना सुनाइए जो क्लासिकल बेस्ड हो, कोई ऑडियंस के लिए डेडिकेटेड हो, और वो कौन सा राग है वो बता के उसके बाद। एक गाना है राग झंझोटी, वो आपको सुना रहा हूँ। पहले उस राग का मैं आरू आरू पकड़ बताऊंगा, उसके बाद में उसमें गाना सा रे मा पा रे सा रे नी धा पा पा धा मा पा गा सा रे ने धा पा रे सा ध सा रे मा गा सा रे ने धा पा मा रे सा तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरे आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, घुंघरू की तरह
बजता ही रहा घुंघरू की तरह, बजता ही रहा गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले चले भी आओ के गुलशन का